हमारी डिस्कशन लास्ट लेक्चर में यहाँ ख़त्म हुई थी। हमने कहा था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसके दो लोब होते हैं, पार्ट्स होते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी या इंटीरियर लोब, पोस्टीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर लोब, और इसके दरमियान में इंटरमीडिएट लोब होते हैं। और ये कनेक्टेड होता है हाइपोथैलेमस के साथ थ्रू अ स्टॉक, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फंडिबुलम। तो शुरू करते हैं आगे इसकी। अब डिटेल पिट्यूटरी ग्लैंड की क्या है। द इंटीरियर पिट्यूटरी, इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है, एडिनोहाइपोफाइसिस, इज एन अपग्रोथ ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम फ्रॉम द फेरिंग्स एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसका दूसरा नाम क्या है, न्यूरोहाइपोफाइसिस, इज अ डाउन ग्रोथ ऑफ नर्वस टिश्यू फ्रॉम द ब्रेन। ये जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो ये हमारे पास होती है फ्रिंजियल एपिथेलियम, जो बेसिकली फेरिंग्स जो रिस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है या डाइजेस्टिव ट्रैक का पार्ट है, वो उसकी एपिथेलियम होती है। वो यूँ अपवर्ड ग्रो करती है टुवर्ड्स ब्रेन, और वो जो है ये इसका ये लोब बनाती है, पोस्टीरियर लोब जो है इसका पिट्यूटरी ग्लैंड का, इंटीरियर लोब सॉरी। और जो पोस्टीरियर लोब होता है वो यूँ होता है कि जो ब्रेन के टिश्यूज़ होते हैं वो नीचे आते हैं, और वो इसका ये वाला लोब जो है या ये जो पोस्टीरियर पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो बनाते हैं। तो दो चीज़ें हैं, जो एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो फ्रिंजियल एपिथेलियम से बनता है, फेरिंग से बनता है, और जो पोस्टीरियर लोब है इसका वो किससे बनता है, हाइपोथैलेमस से ब्रेन की डाउन ग्रोथ होती है। और इनके दरमियान जो हमारे पास पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट लोब। Between these lobes is a thin strip of tissue called the intermediate lobe, and its function in humans is not known। हमें नहीं पता इस लोब का क्या काम है ह्यूमंस में। बाकी जो इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट है उसके बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं जो आगे हम फिजियोलॉजी की क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी ये दिखाया गया कि ये इसका इंटीरियर लोब है और ये पोस्टीरियर लोब है, ब्रेन से जिसकी डाउन ग्रोथ हो रही है, और दरमियान में हमारे पास इंटरमीडिएट लोब है। ब्लड सप्लाई कैसे आता है, आर्टीरियल सप्लाई जो है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस से आता है। और वीनस ड्रेनेज की अगर बात करें तो दिस कम फ्रॉम बोथ लोब्स containing hormones and leaves the gland in short veins that enter the venous sinuses between the layers of dura mater। नेक्स्ट हमारे पास आता है द इन्फ्लुएंस ऑफ द हाइपोथैलेमस ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस का पिट्यूटरी ग्लैंड पे क्या इन्फ्लुएंस होता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द हाइपोथैलेमस ऑन द रिलीज ऑफ हार्मोन्स इज डिफरेंट इन द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसके दो लोब्स हैं, इंटरमीडिएट लोब का हमने क्या हमें फंक्शंस नहीं पता, तो इंटीरियर लोब कोई और हार्मोन सिक्रिएट करता है, पोस्टीरियर लोब जो है वो कोई और हार्मोन सिक्रिएट करता है। और ये जो हार्मोन सिक्रिएट कर रहे होते हैं दोनों लोब्स, ये किसके कंट्रोल में होते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इनको सिग्नल्स भेजता है, फिर ये अपने हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी। तो इनको वन बाय वन देखते हैं। पहले हमारे पास है द इंटीरियर पिट्यूटरी। This is supplied indirectly with arterial blood that has already passed through a capillary bed in the hypothalamus. This network of blood vessels forms part of the pituitary portal system, which transports blood from the hypothalamus to the interior pituitary, as well as providing oxygen and nutrients. This blood transports releasing and inhibiting hormones secreted by the hypothalamus. These hormones influence secretion and release of अदर हार्मोन्स फॉर्म्ड इन द इंटीरियर पिट्यूटरी। ये जो भी चार हमने लाइनें पढ़ी हैं इसकी समरी में आपको डायग्राम से समझाता हूँ। दो लोब हैं इसके मेन, ये इंटीरियर लोब है और ये पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर को एक अलग सप्लाई आ रही होती है, आर्टीरियल सप्लाई, और फिर उसका वेनस ड्रेनेज हो रहा होता है, जिसका नाम हमारे पास क्या है, इन्फीरियर हाइपोफिशियल आर्टरी। पर जो इंटीरियर लोब है इसको कोई डायरेक्ट सप्लाई नहीं आ रही होती, जो सप्लाई इसको आएगी ऊपर हाइपोथैलेमस को, उसी की एक ब्रांच आगे चली जाती है जो किसको सप्लाई करती है, इंटीरियर पिट्यूटरी को, और यहीं से फिर वेनस इनका वेनस ब्लड जो है वो ड्रेन हो जाता है। ये कौन सी आर्टरी होती है, सुपीरियर हाइपोफिशियल आर्टरी। ये किधर सप्लाई कर रही है, हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस से फिर ये ब्लड जो है यहाँ इधर आ जाता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, पिट्यूटरी लोब में। और जो पोस्टीरियर है इसके लिए अलग बाकायदा सप्लाई है। इसी तरह हार्मोन्स जो इसके कोई भी होते हैं, सिग्नल्स वगैरह, वो डायरेक्टली इधर आ जाते हैं इस लोब में, और कोई न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो हैं वो भी ब्लड के ज़रिए इंटीरियर पिट्यूटरी लोब को मिलते हैं थ्रू सुपीरियर हाइपोफिशियल आर्टरी। The posterior pituitary. This is formed from the nervous tissue and consists of nerve cells surrounded by supporting cells कॉल्ड पिट्यूसाइड्स। अभी हमने बात पढ़ी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो ब्रेन की डाउन ग्रोथ बेसिकली होती है जिससे ये बनता है, तो इसमें फिर नर्व सेल्स और नर्वस टिश्यू वगैरह होते हैं। दीज न्यूरॉन्स हैव देयर सेल बॉडीज
in the supraoptic and paraventricular nuclei of the hypothalamus, and their axons form a bundle known as the hypothalamo-hypophyseal tract. अब ये कह रहे कि ये ऐसे है, ये जैसे ये हमारे पास पोस्टीरियर लोब है ना, तो ये ब्रेन की डाउन ग्रोथ से बन रहा होता है। तो जो नर्व्स होती हैं उसके न्यूक्लियस दो ब्रेन में होते हैं, एक हमारे पास है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और दूसरा हमारे पास क्या है, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस। ये दो न्यूक्लियस किधर हैं, ब्रेन में। यहाँ से नर्व फाइबर्स नीचे आ रहे होते हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके कनेक्ट हो रहे होते हैं, और ये जो नर्व फाइबर्स नीचे आ रहे हैं इन दो न्यूक्लियस से, इनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल ट्रैक। और ये आके नीचे किधर सप्लाई, किधर से कनेक्टेड होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से। Posterior pituitary hormones are synthesized in the nerve cell bodies, transported along the axons and stored in vesicles within the axon terminals in the posterior pituitary. Their release is triggered by nerve impulses from the hypothalamus. ये जो हमने दो न्यूक्लियस पढ़े हैं जो ब्रेन में ऊपर होते हैं, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, इसके जो भी हार्मोन्स हैं वो बनते किधर हैं, इन दो न्यूक्लियस के अंदर बन जाएंगे। यहाँ से फिर नर्व्स के थ्रू आके इधर इकट्ठे हो जाएंगे, इधर जमा हो जाएंगे पोस्टीरियर लोब में। फिर जब उन्होंने रिलीज़ होना होगा अपॉन स्टिमुलस तो वो यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे। तो जो हार्मोन्स है वो इधर नहीं बन रहे होते, वो ऊपर इस ब्रेन के एक ख़ास दो न्यूक्लियस है इनके अंदर बन रहे होंगे, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके इधर स्टोर होते हैं, और फिर जब बॉडी को नीड हो तो फिर वो यहाँ से निकल के ब्लड में जाते हैं। ये जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के इन्फ्लुएंस से जो इतने हार्मोन्स ये रिलीज़ करते हैं उन सब की एक समरी है। जैसे आप इंटीरियर पिट्यूटरी से जो हो रहे हैं वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होते हैं जो आपकी बोन्स, मसल्स एंड ऑर्गन्स बनाते हैं। ये इंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन रिलीज़ होता है, और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये FSH है, ये ACTH है। डिफरेंट ऑर्गन्स पे, स्ट्रक्चर्स पे ये काम करते हैं। इनकी जो डिटेल है वो हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने पिट्यूटरी की एनाटमी जो है पिट्यूटरी ग्लैंड की वो कंप्लीट कर ली है। कोई सवाल हो, कोई बात ना समझ आई हो तो पूछ लें, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। क्लियर है? जी सर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड किसी को याद है कहाँ पड़ा होता है? मैंने प्रीवियस किसी लेक्चर में आपको बताया था थायराइड ग्लैंड का। जी सर, वो गले में होता है। जी बिल्कुल, गले में होता है, लैरिंग्स के सामने होता है। जब हमने वो रेस्पिरेटरी ट्रैक की एनाटमी पढ़ी थी वहाँ हमने पढ़ा था कि लैरिंग्स के सामने जो है हमारे पास थायराइड ग्लैंड होता है। तो द थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द नेक इन फ्रंट ऑफ द लैरिक्स एंड ट्रकिया एट द लेवल ऑफ 5th, 6th and 7th सर्वाइकल एंड 1st thoracic वर्टिब्रा। ये वो वर्टिब्राज हैं जिस लेवल पे थायराइड ग्लैंड पड़ा होता है। It is a highly vascular gland that weighs about 25 gram and is surrounded by a fibrous capsule. हाईली वस्कुलर है, मतलब इसको ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा इस ग्लैंड को मिल रही होती है। वेट इसका 25 ग्राम है और इसके इर्द गिर्द हमारे पास फिब्रस कैप्सूल होता है। इट रिजेंबल्स अ बटरफ्लाई इन शेप। इसकी शेप कैसी होती है, जैसे बटरफ्लाई की शेप होती है। कंसिस्टिंग ऑफ 2 lobes, 2 lobes पे बना हुआ होता है। वन ऑन ईदर साइड ऑफ द थायराइड कार्टिलेज एंड अपर कार्टिलेजिनस रिंग्स ऑफ द ट्रैकिया। 2 लोब्स होते हैं जो थायराइड कार्टिलेज की साइडों पे प्रेजेंट होते हैं। द लोब्स आर जॉइंट बाय ए नैरो इस्मस लाइंग इन फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया। द लोब्स आर रफली कोन शेप्ड। अभी हम डायग्राम से इन पॉइंट्स को देखते हैं। ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड पड़ा हुआ है। इसकी शेप अगर आप देखें तो इट्स लाइक बटरफ्लाई। ये इसके 2 लोब्स होते हैं, ये राइट लोब हो गया, ये लेफ्ट लोब हो गया। दोनों कनेक्टेड जिस स्ट्रक्चर से हैं इसके, उसको हम क्या कहते हैं, इस्मस। इधर आप देखें इसको ब्लड सप्लाई बहुत एक्सटेंसिव मिल रही होती है। और अगर एक लोब की बात की जाए तो ये रफली कोन शेप्ड है, लाइक यू ट्रायंगल। 2 parathyroid glands lie against the posterior surface of each lobe and are sometimes embedded in thyroid tissue. इसी थायराइड ग्लैंड की अगर मैं पोस्टीरियर सरफेस पे जाऊँ तो 2 छोटे छोटे ग्लैंड इधर होंगे और 2 इधर होंगे। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 4 छोटे ग्लैंड हो गए थायराइड ग्लैंड की पोस्टीरियर सरफेस पे। उसको हम क्या बोलते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड्स। द ग्लैंड इज कंपोज ऑफ क्यूबाइडल एपिथेलियम दैट फॉर्म्स स्फेरिकल फॉलिकल्स। ये ग्लैंड्स ये एपिथेलियम सिक्रीट किया करती है। दे सिक्रीट एंड स्टोर कोलाइड थिक स्टिकी प्रोटीन मटेरियल।
Between the follicles there are other cells found singly or in small groups, parafollicular cells also called C cells, which secrete the hormone calcitonin. Follicles में आपको साइडों पे एक और cells मिलेंगे जिन्हें हम क्या कहते हैं, पैराफोलिकुलर सेल्स. वो सिक्रेट क्या करते हैं हमारे पास, calcitonin. इसको अब हम डायग्राम से इस स्लाइड को समझते हैं. ये थायराइड ग्लैंड की पोस्टीरियर सरफेस है. तो ये इसका एक लोब है और ये दूसरा लोब है. हर लोब में दो दो हमने कहा था ग्लैंड पड़े हुए हैं छोटे छोटे. इन्हें हम क्या बोलते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड्स. अब टोटल कितने हमारे पास, 4 हैं. यूँ आपको MCQs में आ सकता है कि टोटल पैराथायराइड ग्लैंड्स बॉडी में कितने होते हैं, तो वो 4 होते हैं. नेक्स्ट ये हमने बात की कि ये इस तरह फॉलिकल्स बना देते हैं, ये जो क्यूबाइडल एपिथेलियम होती है इन सेल्स की, और इनके दरमियान हमारे पास ये सिक्रेट करते हैं सब्सटेंस जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कोलाइड. वो इस तरह बीच में पड़ा हुआ होता है. और उसके बाद यूँ साइडों पे, इन्हीं फॉलिकल्स की साइडों पे कुछ सेल्स हमारे पास होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पैराफोलिकुलर सेल्स, जिनका काम क्या है, ये कैल्सिटोनिन सिक्रेट करते हैं. ये एक हार्मोन है. इसकी फिजियोलॉजी नेक्स्ट हम फिजियोलॉजी के लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे कि कैल्सिटोनिन का क्या काम होता है. ब्लड सप्लाई की अगर बात करें तो द आर्टीरियल ब्लड सप्लाई टू द ग्लैंड इज थ्रू द सुपीरियर एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरीज. ये आर्टरीज का सिंपल नेम, और वेनस रिटर्न की तरह थायराइड वेन्स में. तो ये इसके 3 हार्मोन्स है बेसिकली थायराइड ग्लैंड के. एक T3 है, एक T4 है और एक कैल्सिटोनिन है. ये 3 रिलीज़ करता है ये हार्मोन, जिसके डिफरेंट फंक्शंस हैं. उसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड अब शुरू में. देयर आर 4 स्मॉल पैराथायराइड ग्लैंड्स टू एम्बेडेड इन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड. दे आर सराउंडेड बाई फाइन कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल्स. इनके इर्द गिर्द हमारे पास क्या होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए होते हैं. द सेल्स फॉर्मिंग द ग्लैंड्स आर स्फेरिकल इन शेप. वो क्यूबाइडल थे थायराइड वाले, ये कैसे हैं, ये स्फेरिकल हैं. एंड आर अरेंज्ड इन कॉलम्स विद साइनोसाइड्स कॉन्टेनिंग ब्लड बिटवीन देम. साइनोसाइड्स वही कैपिलरीज होती हैं जिनकी वॉल्स इनकम्प्लीट होती हैं, जिसमें बेसिकली एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स वगैरह होता है. नेक्स्ट हमारे पास है एड्रीनल ग्लैंड्स. एड्रीनल ग्लैंड्स कहाँ पड़े होते हैं, किसी को पता है? किडनी के ऊपर. किडनी के ऊपर होते हैं. बिल्कुल. ये यहाँ से पढ़ के तो नहीं बता रहे आप लोग? हाँ सर. चलिए फिर सही है. ये आपको यूँ MCQs में आ सकता है कि एड्रीनल ग्लैंड है तो ये किधर होते हैं, तो ये किधर होते हैं, किडनी के ऊपर होते हैं इस तरह. तो टोटल एड्रीनल ग्लैंड कितने होंगे बॉडी में? सर 2 होंगे, क्योंकि 2 किडनीज होती हैं तो हर किडनी के ऊपर एक एड्रीनल ग्लैंड होता है, राइट एंड लेफ्ट. एड्रीनल ग्लैंड को अगर हम इनलार्ज करके देखें तो इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है. बाहर एक कैप्सूल होगा फिब्रस सा, जो इसको बेसिकली स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन दे रहा है. उसके बाद जो पार्ट है हमारे पास उसे हम क्या कहते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स. और उसके अंदर जो हमारे पास ये पार्ट है पिंक सा, इसे हम क्या बोलते हैं, ये बल्कि ब्राउन सा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, मेडुला. तो ये हमारे पास कॉर्टेक्स है, फिर उसके बाद मेडुला है और अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं. अब मेडुला से अलग हार्मोन सिक्रेट होंगे, कॉर्टेक्स से अलग हार्मोन सिक्रेट होते हैं, वो भी हम देखते हैं कैसे होते हैं. द टू एड्रीनल ग्लैंड्स, सुप्रा रीनल भी इन्हें बोलते हैं. सुप्रा मतलब ऊपर और रीनल मतलब ये आपकी जो किडनी होगी. ग्लैंड्स आर सिचुएटेड ऑन द अपर पोल ऑफ ईच किडनी इनक्लोज्ड विद इन द रीनल फेसिया. रीनल फेसिया अगर आपको याद हो हमने बात की थी कि किडनी के इर्द गिर्द फैट होता है और फैट के ऊपर एक और कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, रीनल फेसिया. तो ये भी रीनल फेसिया के अंदर होते हैं. दे आर अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर थिक. The arterial blood supply to the gland is by branches from the abdominal aorta and renal arteries, और venous return जो है वो suprarenal veins से है. The glands are composed of 2 parts which have different structures and functions. इन glands के adrenal glands के 2 parts हैं, वो कौन से, यही है outer cortex और inner हमारे पास क्या है, medulla, और इनके functions भी different हैं. तो अब हम इनको 1 by 1 देखते हैं. द एड्रीनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूसेस 3 ग्रुप्स ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल. एड्रीनल कॉर्टेक्स जो होता है ये 3 हार्मोन्स बनाता है डिफरेंट कैटेगरीज के. किससे बनाता है, कोलेस्ट्रॉल से. दे आर कोलेक्टिवली कॉल्ड एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं. कौन कौन से हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं और सेक्स हार्मोन्स हैं, या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं, एंड्रोजन्स. अब अगेन इनके क्या फंक्शंस हैं वो नेक्स्ट फिजियोलॉजी की क्लास में पढ़ेंगे. एड्रेनल मेडुला आ गया हमारे पास. तो मेडुला इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स के बाहर हमारे पास मेडुला है. इट डेवलप्स फ्रॉम नर्वस टिश्यू इन द एम्ब्रियो. ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये भी नर्वस टिश्यू से बन रहा होता है. एंड इज पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ये किसका पार्ट है, सिंपैथेटिक डिवीजन का.
It is stimulated by its extensive sympathetic nerve supply to produce the hormones adrenaline, epinephrine and noradrenaline, norepinephrine। दो हार्मोन्स ये बनाता है, एड्रेलिन एंड नॉरएड्रेलिन। उनका मेन काम होता है वो फाइट और फ्लाइट वाले रिस्पॉन्स में, स्ट्रेस में ये रिलीज़ होके एक्ट करते हैं। तो ये कहाँ से बन रहे हैं? एड्रेनल मेडुला से। और इन्हें सप्लाई कौन सी मिल रही है? सिंपैथेटिक सप्लाई इनके पास होती है। यहाँ तक हमारा जो है ये ख़त्म हो गया एड्रेनल ग्लैंड्स। क्या क्या बातें हमने पढ़ी? दो ग्लैंड्स हैं कि किडनी के ऊपर पड़े हुए हैं, ये इनका ब्लड सप्लाई और ये वीनस सप्लाई है। दो पार्ट्स होते हैं, बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला, और इन सब के डिफरेंट फंक्शंस हैं। कॉर्टेक्स जो है वो ये 3 हार्मोन सिक्रेट करते हैं इन 3 कैटेगरीज के, और मेडुला जो है वो एड्रेलिन एंड नॉरएड्रेलिन सिक्रेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आगे पेंक्रियाटिक आइसलेट्स। पेंक्रियाटिक आइसलेट्स कहाँ होते हैं? किसी को कोई आइडिया हो या कोई गैस लगाना चाहे? पेंक्रियास के ऊपर होते हैं। जी, पेंक्रियाज के ऊपर है, नाम से जाहिर है पेंक्रियाटिक आइसलेट्स तो पेंक्रियाज में ही होते हैं। हमने, अगर आपको याद हो, जब हम पेंक्रियाज पढ़ रहे थे तो हमने कहा था इसका एक्सोक्राइन फंक्शन भी होता है और एक एंडोक्राइन भी फंक्शन होता है। जो एंडोक्राइन फंक्शन होता है वो किन सेल से होता है? इन आइसलेट्स सेल्स की वजह से होता है। द सेल्स दैट मेक अप द पेंक्रियाटिक आइसलेट्स, इन्हें दूसरा नाम हम क्या कहते हैं? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस, आर फाउंड इन क्लस्टर्स इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सब्सटेंस ऑफ द पेंक्रियाज। पूरे पेंक्रियाज में डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं। Pancreatic hormones are secreted directly into the bloodstream and circulate throughout the body। पेंक्रियाटिक हार्मोन्स डायरेक्टली जो कह रहे हैं ब्लड स्ट्रीम में कौन से आते हैं? वो ये 3 आते हैं। बाकी जो इसके दूसरे होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में जाते हैं, तो वो ब्लड में डायरेक्टली नहीं जाते। 3 मेन टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं पेंक्रियाटिक आइसलेट सिक्रेट करते हैं। एक अल्फा सेल्स हैं, दूसरा बीटा सेल्स हैं और तीसरा डेल्टा सेल्स हैं। अल्फा सेल्स सिक्रेट करते हैं ग्लूकागॉन हार्मोन, बीटा सेल्स सबसे ज़्यादा होते हैं जो सिक्रेट करते हैं इंसुलिन, और तीसरे पे डेल्टा सेल्स हैं जो सिक्रेट करते हैं सोमैटोस्टैटिन। अब आपको यूँ एमसीक्यूज़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ परस्पेक्टिव से यूँ आ सकता है कि बीटा सेल क्या सिक्रेट करते हैं या फिर अल्फा सेल क्या सिक्रेट करते हैं। तो अल्फा सेल हमें ग्लूकागॉन सिक्रेट करते हैं, बीटा सेल इंसुलिन और डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन। ये डायग्राम अगर आपको याद हो तो मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के लेक्चर में भी दिखाई थी। ये हमारे पास पेंक्रियाज है, तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये डॉट डॉट से सारे हमारे पास आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस सेल्स हैं। और इसको अगर इनलार्ज करके देखें तो ये हार्मोन्स, इसमें डिफरेंट सेल्स हैं जो डिफरेंट हार्मोन्स बनाते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। यहाँ यूँ दिखाया गया कि ये एक हमारे पास आइसलैंड ऑफ लैंगरहांस है, और ये यहाँ पे जो ग्रीन है ये हमारे पास अल्फा सेल होते हैं, ये दूसरे ये वाले बीटा सेल हो गए और ये डेल्टा सेल्स। तो 3 तरह के सेल्स होते हैं जो डिफरेंट हार्मोन सिक्रेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया पाइनियल ग्लैंड। द पाइनियल ग्लैंड इज अ स्मॉल बॉडी अटैच टू द रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल एक ब्रेन का पार्ट है, एंड इज कनेक्टेड टू इट बाय ए शॉर्ट स्टॉक कंटेनिंग नर्व्स, मैनी ऑफ विच टर्मिनेट इन द हाइपोथैलेमस। और इसके साथ कनेक्टेड थर्ड वेंट्रिकल के साथ कैसे होता है? शॉर्ट स्टॉक से होता है, और जो उसकी नर्व्स होती हैं वो जाके हाइपोथैलेमस में टर्मिनेट होती हैं। द पाइनियल ग्लैंड इज अबाउट 10 मिलीमीटर लॉन्ग, इज रेडिश ब्राउन इन कलर एंड इज सराउंडेड बाय ए कैप्सूल। ये इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है, 10 मिलीमीटर लॉन्ग है, और इसके इर्द गिर्द अगेन एक कैप्सूल होता है। द ग्लैंड टेंड्स टू एट्रोफी आफ्टर प्यूबर्टी एंड मे बिकम कॉल्सिफाइड इन लेटर लाइफ। जब प्यूबर्टी वाली स्टेज से आप ऊपर जाते हैं तो ये ग्लैंड एट्रोफिक होना शुरू हो जाता है, और इसमें कैल्शियम आकर डिपॉजिट होने लग जाता है, जिसको इन्होंने क्या लिखा हुआ है? मे बिकम कॉल्सिफाइड इन लेटर लाइफ। ये ब्रेन में हमारे पास ये जो छोटा सा आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास पाइनियल ग्लैंड है। पाइनियल ग्लैंड रिलीज़ क्या करता है? मेलाटोनिन एक हार्मोन है जिसका ताल्लुक होता है स्लीप पैटर्न से। हमें जो नींद आती है वो मेलाटोनिन की वजह से आती है। इसकी भी अगेन डिटेल कैसे आती है और किस तरह ये एक्ट करता है ये हम फिजियोलॉजी की क्लास में पढ़ेंगे। ये हमारे पास स्पाइनल ग्लैंड हो गया कंप्लीट। पाइनियल ग्लैंड के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको हम कहते हैं साइंटिस्ट वगैरह कि थर्ड आई ऑफ द ह्यूमन बॉडी है। वैसे तो हमारी 2 आँखें हैं ना, तीसरी आँख
कहा जाता है कि ये पाइनियल ग्लैंड है। वो इसलिए कहा जाता है कि पाइनियल ग्लैंड के स्ट्रक्चर को जब उन्होंने क्लोजली ऑब्जर्व किया तो इसमें एक सेल्स थे जो दिखाने में हमें मदद देते हैं, फोटो रिसेप्टर्स हम बोलते हैं, जो हमारी आंख में होते हैं। वैसे सेल्स हमें यहाँ पे एट्रोफिक सेल्स यहाँ पे पाइनियल ग्लैंड में भी मिले, जिस वजह से ये कहा जाता है कि ये थर्ड आई है ऑफ द ह्यूमन बॉडी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है थाइमस ग्लैंड। द थाइमस ग्लैंड लाइज इन द अपर पार्ट ऑफ द मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम क्या होता है किसी को अगर याद हो, ये हार्ट वाले लेक्चर में या लंग्स वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था। सर स्पेस बिटवीन टू लंग्स। जी गुड, जो दोनों लंग्स के दरमियान स्पेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, मीडियास्टिनम। थाइमस ग्लैंड किधर पड़ा होता है, अपर पार्ट ऑफ मीडियास्टिनम में पड़ा होता है, बिहाइंड द स्टर्नम। स्टर्नम बोन है एक, उसके पीछे होता है, एंड एक्सटेंड अपवर्ड्स इनटू द रूट ऑफ द नेक, नेक की तरफ जाता है। इट वेज अबाउट 10 to 15 ग्राम एट बर्थ एंड ग्रोज अंटिल प्यूबर्टी व्हेन इट बिगिंस टू एट्रोफी। पहले ग्रो करता है प्यूबर्टी तक, और प्यूबर्टी के बाद दोबारा फिर इसका साइज़ और वेट वगैरह कम होने लग जाता है। इट्स मैक्सिमम वेट एट प्यूबर्टी इज़ बिटवीन 30 and 40 ग्राम एंड बाई मिडल एज इट हैज़ रिटर्न टू अप्रॉक्सीमेटली इट्स वेट एट बर्थ। ये हमारे पास थाइमस ग्लैंड पड़ा हुआ है। तो ये जो दोनों लंग्स हैं इसके दरमियान जो स्पेस है इसको हम क्या कहते हैं, मीडियास्टिनम। स्ट्रक्चर अगर हम इसका देख लें तो द थाइमस कॉन्सिस्ट ऑफ 2 lobes जॉइंट बाय इरोलर टिश्यू। 2 lobes इसके भी होते हैं जो आपस में जुड़े हुए कैसे हैं, इरोलर टिश्यू की मदद से। द lobes आर enclosed by a fibrous capsule which dips into their substance, dividing them into lobules that consist of an irregular branching framework of epithelial cells and lymphocytes। इसमें भी लोब्स के इर्द गिर्द हमारे पास क्या फिब्रस कैप्सूल है जो लोब्स को डिवाइड कर रहा होता है लोब्यूल्स में, और उसके दरमियान हमारे पास एपिथेलियल सेल्स होते हैं और लिम्फोसाइट्स होते हैं। ये थाइमस है इस तरह, और इसके ये 2 लोब्स होते हैं, एक राइट लोब हो गया और एक दूसरा लेफ्ट लोब हो गया, और इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको जिसमें डिवाइड कर उसे हम क्या बोल रहे हैं, लोब्यूल। ये आपका लेक्चर हो गया कंप्लीट। कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो पूछ लें, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सर जी जी एक क्वेश्चन है। जी आपने बताया था कि अभी पीछे जो आइलेट्स ऑफ पेंक्रियाज है उसका जो सोमेटो जिसका जो उसकी डेल्टा सेल्स हैं वो जी, जी। सोमेटोस्टैटिन ग्लैंड रिलीज करते जी जी हैं, तो वो सोमेटोस्टैटिन का बेसिकली फंक्शन क्या है? सोमेटोस्टैटिन का एक तो मेन फंक्शन ये होता है कि एक ग्रोथ हार्मोन जो हमारी बॉडी में नहीं होता, जिसने बेसिकली बॉडी की ग्रोथ करानी होती है, उसको इनहिबिट करता है कि कब उसने रुक जाना है, कब उसको रोकना है। एक तो ये इसका फंक्शन है। दूसरा ये होता है कि ये जो अल्फ़ा और बीटा सेल्स हैं जो हमारे पास हैं, इंसुलिन है, ग्लूकागॉन, उनकी भी सिक्रीशन को ये रोकता है। और जो ये मैंने आपको मेन एक समरी बता दी है, इसकी डिटेल फिजियोलॉजी वाली क्लास में अभी हम डिस्कस करेंगे 2 बजे। ओके सर, थैंक यू। और कोई सवाल, कुछ इससे कोई बात ना समझ आई हो, कुछ रिपीट करवाना हो? नो सर।